सभी राष्ट्रवादी बहनों भाइयों तथा नौजवान साथियों का सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, यूट्यूब की दुनिया के रस्म व रवायत के मुताबिक आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। कहना ये है कि मई 2014 से भारत की संसद में विपक्ष इतिहास लिख रहा है, या यूँ कहें कि इतिहास के नए अध्याय लिख रहा है जो हम बहुत दिनों तक याद किए जाएंगे, क्योंकि वो नेहरू गांधी राजवंश जिसके हाथ में सत्ता का हस्तांतरण हुआ और जो 65 वर्षों तक जिसकी हुकूमत रही, जी हाँ, मैं सोच समझ कर हुकूमत कहता हूँ, हुकूमत रही इस देश पर, वो राजवंश अपने आप को विपक्ष में एडजस्ट नहीं कर रहा है। जनता ने भी विपक्ष में उन्हें मात्र 44 सीटें दी हैं। तो जो एक नॉर्मल फ्रेम होता है विपक्ष का, उसमें वो लोग एडजस्ट नहीं हो रहे हैं। ये बातें हर कार्य में, उनकी हर कार्रवाई में साफ साफ दिखती है, स्पष्ट होती है। इनकी जो पद्धति है या इनका जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल ये है कि संसद के हर सत्र के आरंभ होने पर ये एक ऐसा कुछ नया मुद्दा लेकर संसद में उठाएंगे जो कि अत्यंत संवेदनशील होगा, और उस पर जब प्रतिपक्ष के लोगों को बोलने का अवसर दिया जाता है, जब वो समय समाप्त हो जाता है, यानी जब वो लोग बोल चुके होते हैं और जब सरकार सत्ता पक्ष के लोगों को उसका उत्तर देने का समय आता है, बस वहीं से हो हल्ला, हल्ला गुल्ला, शोरगुल, चीखना चिल्लाना, नारे लगाना, तख्तियाँ दिखलाना तथा वेल में जाकर के कार्रवाई को ऑब्स्ट्रक्ट करना, अवरोध उत्पन्न करना, ये सारा कुछ होने लगता था। और उस समय शोर शराबा इतना होता था कि शायद ही एक व्यक्ति की बात कोई दूसरा आदमी सुन पाता होगा। खैर, इन लोगों का ये ड्रामा कुछ देर चलता था और फिर वे लोग वॉकआउट कर जाते थे। तो इस तरह से कहा जाए कि संसद के सत्र के चलने में या संसद की कार्रवाई में वो विपक्ष की भूमिका में सहयोग देने से बिल्कुल उन लोगों ने इनकार कर दिया। समस्या ये हुई कि दूसरी बार चुनाव हुआ, उसमें भी जनता ने इन्हें विपक्ष में ही बैठने का मैंडेट दिया, और उतना ही नहीं बल्कि तीसरी बार भी वही मैंडेट दिया। लेकिन खैर धीरे धीरे आदत पड़ने लगी, आदत पड़ती गई। लेकिन ये जो संसदीय कार्रवाई को ठप करने का इनका कार्यक्रम था, वो कुछ बाद में चलकर सामने आया कि अमेरिकन डीप स्टेट तथा जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड एक क्रॉनिकल है, OCCRP। उसमें संसद सत्र शुरू होने के एक दिन पहले या उसी दिन अथवा उसके एक दिन बाद कोई ऐसा संवेदनशील मुद्दा का वर्णन उस जर्नल में होता था जिसे विपक्ष सदन में उठाता था और फिर अपनी कार्रवाई पूरी करता था, हंगामा, वॉकआउट।
लेकिन बहुत दिनों के बाद ये प्रहार भाजपा ने किया प्रतिपक्ष पर। सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा में, निशिकांत दुबे जी लोकसभा में तथा प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर संबित पात्रा, इन लोगों ने एक ही दिन इस मुद्दे को उठाया और स्पष्ट शब्द में कहा कि ऐसा ऐसा कार्य होता है जिसके लिए कि जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी से रेगुलर फंडिंग आता है राजीव गांधी फाउंडेशन पे, और अलावा इसके जॉर्ज सोरोस की टोटली ओन्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक, उसकी को प्रेसिडेंट हैं श्रीमती सोनिया गांधी। इसके एजेंडा के दो मुख्य बिंदु हैं। पहला कि कश्मीर को भारत से अलग करके उसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दिखलाना नक्शे पर, और दूसरा था ये कि भारत की प्रगति की रफ्तार को किसी भी तरह से कम करना। ये एजेंडा जिस ऑर्गेनाइजेशन का था उसकी को प्रेसिडेंट थी श्रीमती सोनिया गांधी। ये इतना बड़ा अटैक इन लोगों पर एक साथ जो हुआ, तो जैसा ये लोग हमेशा करते हैं वैसा इन्होंने किया। इस पर कुछ नहीं, मौन धारण कर लिया, कुछ बोलना नहीं, सब सुनते जा रहे थे, कहीं पे ऑब्जेक्शन नहीं। लास्ट में इस गेम को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने राज्यसभा के अध्यक्ष को यानी उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की नोटिस दे दी। खैर बाद में वो प्रस्ताव टेक्निकल कारणों पर महामहिम उपराष्ट्रपति ने उसे रिजेक्ट कर दिया और डस्टबिन में डाल दिया। बट अब तक ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये विपक्ष जो है इतिहास बना रहा है। उसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें होती रहीं, लेकिन उसकी जो राजवंश के मौजूदा वारिस वो अपने एजेंडे पर बिल्कुल फिक्स होकर के आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नए भवन का उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने जो भाषण दिया उसमें कहा था, लुक, RSS and BJP has captured every single organization of this country। यानी इस देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं पर RSS और BJP की पकड़ है। सभी संवैधानिक संस्थाएं सरकारी संस्थाओं की तरह कार्य कर रही हैं। और नाउ इफ़ यू थिंक दैट our struggle is against RSS or BJP, then you are wrong. The fact of the matter is that our war or our struggle is against the Indian state। यानी आप ये मत समझें कि हमारा प्रयास भाजपा और RSS के विरुद्ध है। अब हमारा संघर्ष सीधे भारत गणराज्य के विरुद्ध है। दोस्तों, ये वाणी, ये कथन नक्सली ग्रुप के लोगों का होता है, साम्यवादी लोगों का होता है, लेकिन वो इस मामले में ईमानदार होते हैं। जब वे भारत गणराज्य से संघर्ष कर रहे होते हैं तो वे चुनाव नहीं लड़ते और ना ही अपने किसी मामले का
की सुनवाई के लिए वो अदालत जाते हैं, लेकिन इनको सब कुछ चाहिए और ये भारत गणराज्य से लड़ते भी रहेंगे। धीरे धीरे होते होते, चूँकि ये राजवंश कभी हार नहीं मानेगा, इसलिए पहले ब्लेम किया गया इसको, ईवीएम को। ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है जिसके वजह से हम लोग लगातार हार रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि आप आइए, इस तारीख को हम एक कार्यक्रम करेंगे जिसका लाइव टेलीकास्ट होगा। आप कोई भी 2 ईवीएम मशीन चुन करके और किसी भी एक्सपर्ट को बुला कर लाइए और उसे हैक करके दिखला दीजिए। तो इन्हें प्रमाणित नहीं करना है, इन्हें केवल आरोप लगाना है और उस संस्था को बदनाम करना है, इसलिए वो नहीं गए। ऐसा ही हुआ इस बार। जो चुनाव आयोग SIR यानी सीरियस इंटेंसिव रिवीजन ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, मतलब पुनः पहचान पत्र बनाने का कार्यक्रम शुरू किया। इस पर फिर विरोध, हम आंदोलन करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, हम चक्का जाम करा देंगे, हम बिहार बंद करा देंगे, हम भारत बंद करा देंगे। बट क्यों? देयर इज नो लॉजिक, देयर इज नथिंग लेजिटिमेट टू से, बट स्टिल दे आर शाउटिंग एंड शाउटिंग। ये मामला यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी गया और वहाँ से इनकी रिट याचिका को रिजेक्ट कर दिया गया। अब इसके बाद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा आक्रमण किया कि ये वोटों की चोरी करता है और वोटों की चोरी करके ये भाजपा के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बनाता है। और इसके लिए वो बहुत चर्चा करते रहे कि हमने 6 महीना वर्कआउट किया है और एक हमने जो तैयार किया है डॉक्यूमेंट, वो एक एटम बॉम्ब है, वो फटेगा और चुनाव आयोग कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। तो चुनाव आयोग ने उन्हें बुलाया था 8 तारीख को इसके डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, लेकिन ये उसके एक दिन पहले ही 7 तारीख को बम उन्होंने फोड़ दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ कि उन्होंने रिसर्च स्कॉलर की तरह अपने प्रेजेंटेशन को डिफरेंट मतलब स्लाइड्स एंड बार चार्ट के द्वारा डिमॉन्स्ट्रेट किया और इस तरह से उन्होंने बताया कि किन किन तरह से वोटों की चोरी हो सकती है। और ये मेरे हाथ में काफ़ी मोटा सा बंडल कागज़ का उन्होंने दिखाया, इसे फहराते हुए, ये जो कागज़ है एक प्रमाण है किस तरह से महाराष्ट्र में वोटों की चोरी की गई है अति के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। साथ ही कर्नाटक में भी वोट चुराए गए हैं। अब वहाँ किसके लिए, लेकिन खैर जाने दीजिए। इसका परिणाम हुआ ये कि कर्नाटक शाखा एवं मुख्य चुनाव आयोग के मुख्यालय ने उनसे कहा कि आप इन कागजातों को ऑथेंटिकेट करके और एक शपथ पत्र के साथ हमारे पास भेज दें, हम पूरी इसकी छानबीन करेंगे और उसका जो परिणाम आएगा उसे पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाएगा। और इस तारीख तक यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीजर की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
अब मामला वहीं बीच में अटका हुआ है। जो मुख्य पत्रिकाएं हैं, अखबार हैं, उन सबों का कहना है कि ये जो कुछ भी डेटा दिखाया गया है, ये दो बातें साबित करता है। या तो किसी ने बहुत गंभीरता से इस कार्य को नहीं लिया है, या फिर वो इस डाटा को कलेक्ट करके और इसके बारे में कुछ भी रिसर्च करने के काबिल नहीं है। तो बहरहाल दोस्तों, हालात जो भी हो, अब परिणाम क्या होता है देखा जाएगा। लेकिन अभी बॉल विपक्ष के कोर्ट में है, जहाँ से उन्हें ऑथेंटिकेट करके तथा शपथ पत्र के साथ चुनाव आयोग को भेजना है। जय श्री राम।